हाँ जी बेटा। तो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स। एग्रोकेमिकल से हमारा मतलब है वो केमिकल जो कि हम लोग खेती में यूज करते हैं। खेती एज इन, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं किसी भी तरीके से अपने फर्टिलाइजर्स का, तो या कई बार पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, है ना, बहुत सारा चीज यूज कर रहे होते हैं, सिर्फ एक ही तो नहीं होता। तो देयर आर मेनी थिंग्स। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड हर्ब को मारेगा, फंगिसाइड फंगस को मारेगा, पेस्टिसाइड पेस्ट को मारेंगे, पेस्ट एज एन इंसेक्ट, पेस्ट एज एन इंसेक्ट्स को मारेगा। ये सारे के सारे टॉक्सिक होते हैं, है ना। और इनका दो तरह का केस देखने को मिलता है। टॉक्सिक एज एन ये उनको मारेंगे, और दो तरह का केस का मतलब कि जिसको टारगेट करना है उसके अलावा और भी उस तरह की चीजों को मार देंगे। जैसे मान लो अगर हम एक ऐसा पॉइजन बना रहे हैं जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो भाई साहब अब सेल वॉल जिसमें जिसमें होगा वो सारा का सारा इनहिबिट हो जाएगा। जैसे मान लो सेल्यूलोज का सेल वॉल होता है प्लांट में, उसको भी इनहिबिट कर देगा। फंगस का में सेल वॉल होता है काइटिन का, उसको भी इनहिबिट कर देगा। बैक्टीरिया में होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, उसको भी इनहिबिट कर देगा। तो मैंने प्लान करा था वो चीज सिर्फ बैक्टीरिया को रोकने के लिए, लेकिन बैड लक ऐसा रहा कि वो बाकी चीजों को भी रोक दिया। जैसे सेल, प्लांट के भी सेल को मार दिया, फंगस के भी सेल को मार दिया। तो ये तो मेरा टारगेट नहीं थे ना, ये तो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स थे जो किल हो गए। तो ये भी दिक्कत करता है कई बार। तो दो तरह का होता है, मेरा जो टारगेट होता है वो दो तरह का होता है। एक जिसको अपन बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये क्लियर नहीं है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम पूरे पूरे ग्रुप को मार देता है, और नैरो स्पेक्ट्रम सिर्फ टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को मारता है। तो ये ज्यादा बेहतर होता है, मोर प्रेफरेबल। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि ये सिर्फ उस टारगेट ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है और सिर्फ उस टारगेट ऑर्गेनिज्म को मारता है। ठीक है। अब कुछ केस स्टडी देख लो ऑर्गेनिक फार्मिंग का। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बढ़िया केस स्टडी है कि अगर आप अच्छे से इंटीग्रेटेड वे में ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, यानी मान लो आपने क्या करा कि आपने कुछ जानवर भी पाला है और आपने खेती भी कर रहे हैं। जानवर का जो एक्सक्रीटा है, गोबर, दैट कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। तो काउडंग को आप फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हो, सॉरी फर्टिलाइजर बोल रहा हूँ, उसको मैन्योर बोलते हैं, मैन्योर की तरह यूज कर सकते हो। उससे आप गोबर गैस बना सकते हो, है ना। तो आपका गैस का भी नीड हो गया, आपका फर्टिलाइजर की तरह भी हो गया। जो वहां वेस्ट बना वो आप खेत में यूज कर लिए। ठीक है, गोबर गैस के बाद जो भी बच गया स्लरी, वो आप खेत में यूज करें। और इसका उल्टा भी हुआ, जब फसल उगा, फसल का दाना निकाल लिए, जो बाकी उसका पत्ता वत्ता बचा वो जानवर खा गया। तो दोनों जगह का वेस्ट दोनों जगह पे यूज हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि ये इंटीग्रेशन पे काम कर रहा है, अकेले काम नहीं कर सकता, ये इंटीग्रेटेड वे में काम करता है। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये साइक्लिक होता है और जीरो वेस्ट बनता है इसमें। सबसे खास बात है जीरो वेस्ट। ठीक है। अच्छा, एक जगह का वेस्ट दूसरे जगह यूज हो रहा है, ये इसका सबसे खास बात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एक साइंटिस्ट नहीं, एक फार्मर थे, रमेश चंद्र डागर। यहाँ पे केस स्टडीज आप जितना भी पढ़ रहे हो ना, वो सारा केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। तो रमेश चंद्र डागर का खास बात क्या था, एक फार्मर थे सोनीपत के, हरियाणा के। उन्होंने बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग और एग्रीकल्चर, इन सबको इतने चेन में करा ना कि सब कुछ बड़ा बढ़िया से हुआ। जैसे मान लो जहां मेरा खेत था उसके बगल में हम बी रखे, बी हाइव। तो बी जो थी वो पॉलिनेटर की तरह भी काम करती है, मेरा खूब अच्छे से पॉलिनेशन करी, खूब अच्छे से पॉलिनेशन करी। तो एक बात खास क्या हुआ कि मेरा फसल में दाना ज्यादा आया। जितना ज्यादा पॉलिनेशन होगा उतना ज्यादा इम्ब्रायो फर्टिलाइज होगा, मतलब उतना ज्यादा एक फर्टिलाइज होगा, उतना ज्यादा इम्ब्रायो, उतना ज्यादा सीड, जितना सीड उतना बीज। तो बीज तो फल भी होगा, या बीज सीधा कई बार दाना खाते भी हैं, जैसे चावल गेहूं खाते हैं सीधा। ठीक है। तो एक ये डेयरी मैनेजमेंट, डेयरी मैनेजमेंट से वही चीज, एक जगह का गोबर उधर यूज हो गया, उधर का जो पराली बचा वो जानवर खा गया। वाटर हार्वेस्टिंग, पानी बच भी रहा था। कई बार हम क्या होता है ना, जैसे धान उगाते हैं, तो धान जब इनिशियल डेज में होता है ना, तो उसको हमेशा जमा हुआ पानी चाहिए, हमेशा पानी जमा होना चाहिए धान में। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि पानी थोड़ा सा बढ़ा दें और उसमें मछली रख दें, तो मछली पालन भी साथ साथ हो जाएगा।
है ना। ये खास बात है, सबको आप मिला के एक साथ यूज कर सकते हो। इस वाले में केमिकल फर्टिलाइजर का तो कोई यूज ही नहीं आया। जो कैटल डंग था वो खाद की तरह यूज हो गया, क्रॉप वेस्ट से कंपोस्ट बन गया और कुछ नेचुरल गैस भी बन गए। तो इससे इसको, ये जो चीज था ना, इसको यूज करके रमेश चंद्र डागर जो थे उन्होंने शुरू करा हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, जिसके में आज के समय में ऑलमोस्ट अबाउट 5,000 किसान जुड़े हैं और सब मिलकर यही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस वाज अ केस स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब अगर अपन इस पे थोड़ा सा और आगे चले तो रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में जानना है अपने को। रेडियो एक्टिव वेस्ट ऐसा वेस्ट है जो आप ऐसे समझो कि अ, जो भी हमारा बॉडी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से कुछ ना कुछ हमेशा रिलीज हो रहा होता है। एंड दे आर वेरी पेनिट्रेटिव। पेनिट्रेटिव यानी वो हमारे स्किन के अंदर, हमारे सेल में छेद करके घुस जाएंगे, डीएनए में म्यूटेशन करा सकते हैं। और म्यूटेशन क्या क्या कर सकता है ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट का जो सबसे खास बात है वो ये कि इसका एक्सीडेंटल लीकेज भी हो सकता है, और दूसरा कि जो वेस्ट बनेगा जो रेडियो एक्टिव होगा उसका डिस्पोजल कैसे करें। दोनों ही बड़ा खतरनाक बात है। तो एक तो एक्सीडेंटल लीकेज, एक 3 माइल आइलैंड है और एक चेरनोबिल है। ये दो एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इसके बारे में एग्जाम के बाद पढ़िएगा कि क्या भयानक तबाही मचाया था यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट जब लीक हुआ था तो। या जैसे आप लोग सुनते हैं ना, वो जो बम यूज हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, कहते हैं जापान का पीढ़ी आज तक भुगत रहा है वो सारे म्यूटेशंस का सजा। तो सोचो, इतना साल, 50-60 साल हो गया, अभी तक उसका असर है। इतना खतरनाक होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। एक बार बम मारे उस वक्त तो लोग मरे, जो मरे ही, जो बच गए उसका भी ये हाल है। वहां की हवा में रेडिएशन। अच्छा, उसके अलावा कई बार हम लोग आज के समय में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को यूज करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। किस लिए? न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे खास बात क्या है कि इससे बहुत कम में और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रेट में एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा जा सकता है। क्या यूज करा जा सकता है? इलेक्ट्रिसिटी। अब उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए जो हमने सबसे अच्छा तरीका देखा है वो था हमारे रेडियो एक्टिव वेस्ट। लेकिन फिर वही बात, रिस्क, कि इसका जो रेडिएशन होगा वो बहुत ही हाई होता है। म्यूट कर लो बेटा। हाँ, कौन हो वैसे ये आईफोन 13 प्रो के नाम से? मेरा फ्रेंड है, लाइब्रेरी में बैठा है। अच्छा, ठीक है, म्यूट कर लीजिए सब लोग। ठीक है, तो इसका नॉर्मल तरीका क्या है कि अब ये जो रेडिएशंस हो रहा है, ये रेडिएशंस है बहुत ही डैमेजिंग, बहुत ही लीथल। लीथल यानी, लीथल का मतलब होता है लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा। लीथल का मतलब क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा, ये जानलेवा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं ना इस चीज को, कि हमारा जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको अच्छा देखो लिखा ही हुआ है, वो रेडियो एक्टिव वेस्ट को, जो भी न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको हम लोग पहले ट्रीट करते हैं और उसको सुटेबल कंटेनर में, एक ऐसे डब्बे में बंद करते हैं जिससे ये रेडियो एक्टिविटी लीक नहीं हो, और कम से कम जमीन के आधा किलोमीटर गहराई पे डालते हैं। तो जो भी रेडियो, जैसे मान लो हमारे यहाँ जो इतने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जितने भी हैं इंडिया में भी बहुत सारे हैं, उन सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद जो बच रहा है, जो न्यूक्लियर वेस्ट, उस न्यूक्लियर वेस्ट को अपन इसी तरह से डिस्पोज ऑफ करते हैं। ठीक है, अब इतने सब के बाद एक बार अपन बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा? दिक्कत है तो बोलिए। नहीं। ठीक, नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस का जैसे ही हम बात करते हैं, ग्रीन हाउस है क्या? ये कोई हरे रंग का घर नहीं है। ग्रीन हाउस इज अ ग्लास हाउस, हाउस मेड ऑफ ग्लास, बस। देखो खास बात क्या है ना, ये एग्जाम्पल, ये नाम जहां से आया हम उसके बारे में बता रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब बहुत ही ठंडा जगह है, और ये बहुत ही ठंडा जगह होने की वजह से यहाँ पे क्रॉप्स के लिए सुटेबल टेम्परेचर मिल ही नहीं पाता। ठीक है, ये वही बचपन वाला घर, आई गेस ये तो सबको याद ही होगा। मस्त दरवाजा और यहाँ पे खिड़की,
ऐसा वाला घर, ये वही वाला घर है। लेकिन खास बात क्या है कि ये किस चीज का बना हुआ है? ग्लास। ग्लास का एक प्रॉपर्टी होता है बेटा, प्रॉपर्टी ये होता है कि जो भी लाइट एक बार अंदर आ गया तो लाइट के साथ हीट भी अंदर आ जाता है ग्लास के। लेकिन ग्लास से लाइट वापस तो जा सकता है, हीट वापस नहीं जाता। तो वहां पे जो भी हल्का फुल्का धूप निकलता है दिन के समय, उससे ये गर्म हो जाता है। और रात के समय जब बाकी बाहर की तरफ बहुत ज्यादा ठंड हो चुका है, उस वक्त भी इसके अंदर में वो धूप वाला गर्मी लॉक्ड होता है। तो प्लांट्स के लिए एक एम्बियंट कंडीशन मिल जाता है जिस वक्त ये आराम से ग्रो कर ले। ठीक। तो और रहा बात लाइट का, तो अंदर में हम ऐसे इस तरह का ना, जैसा लैंप होता है ना, लैंप या फिर जो ट्यूब लाइट होता है, उस तरह का यूवी लाइट लगा देते हैं। तो जो लाइट मेरे को प्लांट को देना जिस वेवलेंथ का, उस वेवलेंथ का ट्यूब लाइट लगा दिए, तो प्लांट को लाइट मिलेगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है। बस इस ग्लास के लाइट रूम का, घर का सबसे मेजर फैक्टर ये है कि वो गर्म रखता है उसको। नहीं तो ठंड, पहाड़ पे तो ऐसा हाल होता है ना, अगर आप पहाड़ पे कभी जाइएगा, इंडिया में भी हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, पहाड़ पे जब जाइएगा तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, और पहाड़ का कई बार परछाई होता है। तो दिन के समय में जब आप, जैसे अभी मैं ही जब गया हुआ था, तो होता यूं है कि मान लो जैसे इस तरह का है, यहाँ ये माउंटेन है इस तरह से, और इस वाले माउंटेन का सन मान लो यहाँ है, इस वाले माउंटेन का मान लो यहाँ पे परछाई आ रहा है। तो अगर आप यहाँ खड़े रहोगे धूप में, तो आपको एकदम अच्छा लगेगा, अच्छा खासा टेम्परेचर। और जैसे ही यहाँ आ जाओगे सिर्फ परछाई में, आप कांपने लगोगे। इतना अंतर होता है धूप का हाइट पे, कि सिर्फ परछाई में आके आप कांप जाओगे बाकायदा। सीधा 10 से 12 15 डिग्री का अंतर पड़ जाता है, सीधा इतना अंतर होता है। तो ये इस चीज के लिए ये ग्रीन हाउस था, कि वहां पे रात में भी टेम्परेचर मेंटेन रहे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकल गया भाई, जो कोल्डर कंट्रीज थे वहां पे। लेकिन एक नया प्रॉब्लम शुरू हुआ, और वो नया प्रॉब्लम ये था कि भाई जब आप ग्रीन हाउस इफेक्ट का बात करते हो, तो सेम चीज जो उस ग्रीन हाउस में हो रहा था, वही सेम चीज हमारे यहाँ कुछ ग्रीन हाउस गैसेज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो बात यह है ना कि इनसे क्या होता है कि ये भी वही काम करते हैं कि अर्थ को गर्म रखते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह का जो भी गैस है ना, ग्रीन हाउस गैसेज जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है ना, इस तरह का कुछ कुछ चीज होता है, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना। ये सब भी वही काम कर रहा होता है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में, सॉरी, ग्रीन हाउस में वो सीसा कर रहा था। तो हमारे अर्थ पे भी चारों तरफ ये गैस है। तो होता यूं है कि हमारे अर्थ में दिन में तो टेम्परेचर एवरेज 15 डिग्री है, पूरी दुनिया का एवरेज ले लें तो। अगर इस सारे ग्रीन हाउस गैस को हटा देंगे ना, तो रात के समय जब धूप नहीं रहेगा, तब टेम्परेचर -18 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये गैसेस वही काम करते हैं कि हीट को स्टोर करके रख लेते हैं, क्रॉस होकर के वापस जाने नहीं देते। अब सेम बात यहां है। होता यूं है कि जैसे जैसे आप ज्यादा कोयला जला रहे हो, इस तरह के गैसेस जब ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि अब इनका नंबर अमाउंट बढ़ता जा रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो पहले जितना हीट रोक रहे थे, अभी उससे ज्यादा हीट रोक रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग। तो क्या रहा है, कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ अर्थ। और इससे हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, ओवरऑल धरती गर्म हो रहा है। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है। इससे क्या हो रहा है कि हिमालय का बर्फ पिघल रहा है, जो पोलर रीजन है वहां पे बर्फ पिघल रहा है, उससे सी लेवल बढ़ रहा है। जाहिर सा बात है ना, पानी जो भी पिघलेगा बर्फ, वो नदी के थ्रू होते हुए समुद्र में जाएगा। और समुद्र में पानी बढ़ेगा तो जाहिर सा बात है पानी का लेवल उठेगा। और पानी का लेवल उठेगा तो मान लो अभी जमीन, ये वापस वही बच्चा वाला डायग्राम, अभी समुद्र यहाँ था, लेकिन अगर बर्फ पिघल के ज्यादा पानी बनेगा तो जाहिर सा बात है समुद्र का लेवल उठ के यहाँ हो जाएगा। तो हमारे कोस्टल एरियाज में, जैसे मान लो जो अभी हमारा मुंबई है, अगर पानी बहुत बढ़ गया तो जाहिर सी बात है पूरा मुंबई डूब जाएगा। वही प्रॉब्लम अभी हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और दूसरा है क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट अब अचानक से बदल जा रहा है, क्योंकि ये नया अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ जो गैसेस है, वहां पे हीट अलग तरीके से स्टोर होता है, और अलग तरीके से वो आप बोलो कि बिहेव कर रहा है। इसलिए ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि हम पहचाने कि अच्छा कहाँ पे क्या कब होगा, सीजनल चेंजेस। ये है टोटली ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट सिंपल एक लाइन में बोले तो, हद जो ग्रीन हाउस है वो नॉर्मली हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, रोक के रखता है, ट्रैप करके रखता है। वही सेम काम कुछ ग्रीन हाउस गैसेस करते हैं,
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ये काम कर रहे होते हैं। आजकल हम जितना कोयला, पेट्रोल, ये सब हाइड्रोकार्बन जला रहे हैं, उससे इन ग्रीन हाउस गैसेस का नंबर बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैस का अमाउंट बढ़ने से ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि अब वो ज्यादा हीट रिटेन कर रहे हैं और उससे हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज इट। और एक नया प्रॉब्लम जो हमारे पास अभी के टाइम में आया है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहा है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहा है कि ये नॉर्मली जो हमारे पास हीट था वो तो चलो एक हद तक रिजॉल्व हो रहा था कि हम कार्बन को यूज करना कम कर दें तो हो जाएगा काम। अब क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन को ब्रेक कर रहे हैं। ओजोन इज O3, जो कि बनता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन से मिलने से। ठीक है, यहाँ बहुत बढ़िया गेम है। ये ओजोन बड़े काम का चीज है लेकिन बहुत जहरीला गैस है। ओजोन इज अ पॉइजनस गैस। ये पॉइजन है, जहरीला है, मार देगा इंसान। इससे बचने का तरीका बड़ा सिंपल है। क्या है तरीका? तो ओजोन अगर आपके एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपरी लेयर में है, मतलब अंतरिक्ष की तरफ है, तब तो बढ़िया है। ये यूवी रे को फिल्टर भी करता है। फिल्टर्स यूवी रेज, ये यूवी रे को फिल्टर भी करता है ओजोन। अब ये जो गुड ओजोन है ये अपर लेयर पे है, यूवी रे को फिल्टर कर रहा है। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो इसी ओजोन को तोड़ के इसमें कन्वर्ट कर दे रहा है। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता नहीं, ये हाईली रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव। और इसके हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये नीचे एटमॉस्फेयर में आया और जो नीचे में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे भी जुड़ के ओजोन बना दे रहा है। और वो ओजोन पॉइजनस है, फाउंड इन लोअर एटमॉस्फेयर, एंड दैट हार्म्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, चलिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब अपन आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और जो हमारा आखिरी टॉपिक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे मैंने बता दिया है, एक बार देख ही लो, है ना। अगले 10 मिनट में हम ये टॉपिक खत्म करके इस वाले चैप्टर को ओवर कर देंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहा है भाई? ये रेफ्रिजरेटर सिस्टम में यूज हो रहा है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, क्लोरीन आयन रिलीज कर रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का परमानेंट और कंटिन्यूअस डिग्रेडिंग इफेक्ट हो रहा है ओजोन लेयर पे। यूवी रेडिएशन, खासकर जो शॉर्टर वेवलेंथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूवीबी ये सबसे डेंजरस है। नॉर्मली ये ओजोन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन अगर वो अर्थ तक पहुंच गया ओजोन के पतले होने की वजह से या ओजोन में छेद होने की वजह से, अगर वो अर्थ तक पहुंच गया, इट विल कॉज स्किन कैंसर। और कई बार कॉर्निया हमारे आंख में होता है। ये पूछा हुआ सवाल है बिहार बोर्ड का, व्हाट इज स्नो ब्लाइंडनेस? ठीक है, तो स्नो ब्लाइंडनेस में ये क्या होता है, ये कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हमारे आंख का बीमारी है जो कि यूवी रे के एक्सपोजर से होता है। ये बीए से भी पूछा हुआ है। ठीक है, स्नो ब्लाइंडनेस। उसके बाद फिर सारे देश मिलकर एक मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल साइन करे 1987 में, जिसका यही एम था कि किसी भी तरीके से आपको ओजोन डिप्लीडिंग जो भी सब्सटेंसेस है उनको रोकना है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकना है, और उसका इमिशन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ओजोन का जो थिकनेस होता है, इसको हम लोग मेजर करते हैं डॉप्शन यूनिट में। ये भी पूछ सकता है, बीएससीबी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज डॉप्शन यूनिट? अ यूनिट यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, और आज के समय में हर साल ओजोन का जो है वो अगस्त और अक्टूबर के बीच में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल दिखता है, वहां छेद हो गया है। अगर आप वहां जाइएगा आपके ऊपर सीधा यूवीबी आएगा। यूवीबी लीथल है, मोस्ट डेंजरस है। क्या है? मोस्ट डेंजरस। और मोस्ट डेंजरस से सिंपल सा मतलब है भाई साहब, ये आपके डीएनए को डैमेज करेगा, म्यूटेशन करा देगा। ठीक है, और डीएनए का डैमेजिंग बड़ा ही खतरनाक चीज होता है। डीएनए का डैमेज खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि वो सिर्फ आपको नहीं आपके बच्चों को भी अफेक्ट करेगा। आप पे तो असर दिखा दिखा, आपके बाद आपके बच्चों में भी जाएगा वो बीमारी। तो इसलिए ये बड़ा खतरनाक चीज है। ठीक है, चलिए। अब हमारा आखिरी टॉपिक है सॉइल इरोजन। मिट्टी भी तो खराब हो रहा है भाई, मिट्टी को कैसे बचाएं? ज्यादा नहीं है, बस इतना सा ही है। मिट्टी को कैसे बचाएं? अब ये जो सॉइल इरोजन वाला चीज है कि मिट्टी बचाना है, ये एक नया कंसेप्ट है। क्योंकि हमने देखा कि सॉइल का जो टॉप लेयर है ना,
सिर्फ वही फर्टाइल है, बाकी नहीं। तो हमारे को सॉइल का टॉप लेयर को बचाना बहुत जरूरी है। मिट्टी तो जाहिर सी बात हमेशा ही रहेगा, लेकिन अगर आप घास उखाड़ दे रहे हो, पेड़ पौधा उखाड़ दे रहे हो, तो वो जो मिट्टी का टॉप लेयर है, जो मिट्टी का टॉप लेयर है ना, वो मिट्टी का टॉप लेयर भी समय के साथ बहुत जल्दी डिग्रेड कर जाएगा, और अगर वो गया तो फर्टिलिटी गया। यहां पे वही लिखा है। उसी से होता है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण, रेगिस्तान बन जाता है वो तुरंत। ठीक है, कैसे? जो भी ऊपर का तुम्हारा पेड़ पौधा था, वो सारा का पेड़ पौधा कोई ना कोई जानवर मान लो चर गया, तो मिट्टी उड़ेगा, धूल उड़ेगा, और धूल उड़ते उड़ते फिर वहां बालू बालू बालू, क्योंकि पेड़ रहेगा ही नहीं, तो बालू 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 होने लगता है। ठीक है। और दिक्कत क्या है? पानी का जमा होना। पानी के जमा होने से क्या होता है कि पानी मिट्टी के टॉप लेयर को बहा देगा, और मिट्टी का टॉप लेयर अगर बह गया तो गया। उससे होता है ह्यूमस, मिट्टी के टॉप लेयर में होता है ह्यूमस, और इसी में ये रिजर्वोयर है, रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या ये रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स? जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना सॉइल के, वो इसी ह्यूमस में है। और ये ह्यूमस होता कहाँ है? तो ये होता है टॉप लेयर ऑफ सॉइल में। ठीक है, चलिए, ये आपका ओवरऑल कहानी रहा। अब जरा सा एक चीज और जान लेते हैं, जो नया नया प्रॉब्लम शुरू हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमने एक चीज देखा कि ये मिट्टी से जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन उसका एक नुकसान भी रहा। हम इसमें फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज करने लगे, और वो फर्टिलाइजर क्या किया? मिट्टी में सैलिनिटी, सैलिनिटी यानी नमक का कंसंट्रेशन, वो एसिडिक हो गया है। और इस वजह से कई बार तुम देखोगे ना, कहीं कहीं पे फसल लगेगा वो जल जाता है, क्योंकि वो मिट्टी एसिडिक है। ये भी एक कारण है। जल जाता मतलब आग नहीं लग जाता, लेकिन तुम देखोगे पत्ता जल के एकदम काला, जैसे धूप में होता है ना, एकदम चिलचिलाता धूप में पत्ता का, वैसा। या कई बार एलोवेरा किसी के यहाँ होगा, वो देखते होंगे ऊपर का पूरा पोर्शन सूख जाता है जल के। वो यही कारण है। कई बार मिट्टी में सैलिनिटी भी होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है। और पानी के जमने से भी ये प्रॉब्लम होता है कि पानी का जमा है ना, तो सारा मिट्टी के ऊपर वाले लेयर पे जो उसका सॉल्ट है वो डिपॉजिट होने लगता है, उससे भी सॉइल का सैलिनिटी बढ़ता है। तो वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी आर आल्सो एन इशू। ये भी एक बार आप रीड कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन आई गेस आप सब जानते हैं, पेड़ों का कटना, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ये क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। तो आज के समय में ये सबसे बड़ा दिक्कत है। भाई बहुत ज्यादा पेड़ काट रहे हैं हम, क्यों? अपने रहने के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए। तो इंडिया में उसको रोकने के लिए बात, एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बना था 1988 में, जो बोला कि जो भी हमारे प्लेन्स वाले इलाके हैं, प्लेन्स यानी जो हमारे, जैसे हम रह रहे हैं, यहाँ पे टोटल लैंड का जितना जमीन है उसमें कम से कम 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, और पहाड़ पे कम से कम 70% के आसपास, 67%। इसीलिए कभी अब अगर आप पहाड़ पे जाओगे ना, वहां बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत छोटा छोटा गांव होता है, पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं, जंगल। वहां पे 67% पेड़ होने चाहिए, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। और प्लेन्स पे जहां हम लोग हैं, ये 33%। ठीक है। एक एग्रीकल्चर का टाइप है जिसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न। आज यहाँ खेती किए, जो उगना है उगाए, उसके बाद वहां आग लगा दी और कहीं और खेती कर रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, नॉर्थ ईस्ट में। इससे भी खूब डिफोरेस्टेशन होता है, क्योंकि जहां पे आप आग लगा दी वहां का तो पूरा मिट्टी ही जल गया, सारा न्यूट्रिएंट जल गया, मिट्टी के टॉप लेयर का सारा बैक्टीरिया मर गया, तो कहानी खत्म। तो इससे भी फिर अगली बार वहां पे फसल आने में बहुत समय लगता है, ये दिक्कत है। और आज के समय में बायोडाइवर्सिटी भी बड़ा कम हो गया, सॉइल इरोजन, इन सब के वजह से डिफोरेस्टेशन भी हो रहा है। या डिफोरेस्टेशन की वजह से भी ये सब हो रहा है। पेड़ ही नहीं है तो मिट्टी को रोकेगा कौन, पकड़ेगा कौन? तो मिट्टी का टॉप लेयर उड़ जाता है, बह जाता है। या फिर जो बायोजियोग्राफिकल साइकिल है, अब मान लो पेड़ ही नहीं है तो वाटर साइकिल खराब होगा ना, क्योंकि इवेपोरेशन से कंडेंसेशन तभी होगा जब पेड़ होगा, तभी बारिश होगा। पेड़ ही नहीं है, ये सभी प्रॉब्लम आता है। ठीक है। अब इसका भी एक केस स्टडी है। केस स्टडी यानी कहीं पे कुछ दिमाग लगाए थे, उसके बारे में एक बार जरा देख लीजिए। ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। एक अमृता देवी बिश्नोई थी,
राजस्थान में बिश्नोई एक जाति है, प्रजाति, एक कम्युनिटी का नाम है, जिनका क्या है ना कि मर जाएंगे लेकिन पेड़ नहीं कटने देंगे। तो एक कहानी है कि बहुत पहले एक बार एक राजा था, वो अपना कुछ लोग भेजा कि भाई जंगल से कुछ आ, लकड़ी ले आओ काट के। और बिश्नोई समाज जो होता है ना, ये पूजा ही जंगल का करता है। बिश्नोई जंगल का पूजा करता है, इसके लिए भगवान किसी मूर्ति में या इबादत ये सब नहीं है, जंगल और जंगली जानवर ये इनका पूजा है। वन देवी टाइप का चीज वाला कंसेप्ट है। तो ये लोग बोले कि नहीं, पेड़ नहीं कटने देंगे। तो वो लोग बोला नहीं, हम तो काटेंगे। तो बोला कि ठीक है, हम पेड़ को पकड़ लिए, पहले हमको काटो फिर पेड़ काटना। तो राजा का जो आदमी था इनको भी काटा और पेड़ को भी काटा। लेकिन इनके इस त्याग के लिए भारत सरकार अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड आज के समय में शुरू करे हुए है, जो हर वो लोग जो पेड़ों को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनको ये मिलता है। ठीक है। उसी तरह गढ़वाल, ये उत्तराखंड साइड में गढ़वाल एक समाज का नाम है ना, 1974 में, जैसे बिश्नोई समाज है ना, ये राजस्थान का समाज है। गढ़वाल उत्तराखंड साइड में ज्यादा मिलता है, हिमाचल में भी है बट उत्तराखंड में है गढ़वाल। तो ये गढ़वाल एक एरिया है। तो इन लोगों ने शुरू करा था चिपको मूवमेंट पेड़ को कटने के लिए। आई गेस ये आप जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, कहीं तो नाम लिखा होना चाहिए। नहीं है, कोई बात नहीं। तो चिपको मूवमेंट शुरू करते सुंदरलाल बहुगुणा, और कुछ लोकल वुमेन भी थी जो इस चिपको मूवमेंट में सबके साथ थी। तो इसको भी आपको याद रखना होता है। बाद में भारत सरकार एक बात समझ गया कि अगर जंगल को बचाना तो जंगली लोगों को भी बचाना होगा। जंगली लोग यानी जो जंगल में रहते हैं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज। तो उसके बाद लोकल कम्युनिटी और ट्राइबल को इंटीग्रेट करके सारे लॉ बनाए जाने लगे कि ठीक है, ऐसा बोला गया कि जो वहां के लोकल लोग हैं वो जंगल से पेड़ ले जा सकते हैं, पेड़ नहीं मतलब जो सूखा लकड़ी गिरता है उसको ले जा सकते हैं, लेकिन कोई और जंगल नहीं काटेगा। आपको जितना यूज है आप उसके लिए ले लीजिए, बेचने नहीं देंगे। तो लोग मान गए। पहले लोग बोले कि भाई साहब हम शुरू से जंगल में रहते आए हैं, यहीं से खाना पीना लिए हैं, खाए हैं, और आज आप आके बोलते हो कि नहीं जंगल छोड़ दो, कैसे चलेगा। तो लोग मानते नहीं थे। लेकिन अब जब ये चीज को लोगों को मिला के किया गया कि भाई साहब आपको जो प्रोडक्ट है उसका कुछ बेनिफिट आप भी ले लीजिए, लेकिन जंगल को बचाना और मैनेज करने में आपका रोल होना चाहिए। तो फ्रूट, रबड़, गम, ये सब वो भी यूज करते हैं, लेते हैं, बेचते हैं, लेकिन बदले में जंगल को बचाना। कोई जानवर मान लो कहीं पे कोई चोटिल है, हाथी को चोट लग गया, शेर को चोट लग गया, पैर टूट गया, कौन बताता है? फॉरेस्ट ऑफिसर्स को, यही लोग बताते हैं कि वहां पे एक जानवर घायल है, ये लोग जाते हैं और उसको बचाते हैं। दिस इज इट। तो आज के समय में 1980s में ये चीज स्टार्ट हुआ था, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM, जिसमें लोकल कम्युनिटीज को भी इंट्रोड्यूस करा गया। बाकी जो चीज है ये नॉर्मल आपके रीड करने के लिए है कि जो हजार्डस वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, उसको और ज्यादा अच्छे से संभालना पड़ेगा। सॉइल पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड, ये सब की वजह से हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट को और बढ़ने से रोकने के लिए आपको और ज्यादा अच्छे से अपने हाइड्रोकार्बन्स को संभाल के यूज करना पड़ेगा। दैट इज इट। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। कोई डाउट हो तो बताइए।